नमस्कार दोस्तों, धीरोड़ा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम जीव विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंदर आज हम एक नया अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज अपने 23वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। जिसका नाम है मानव का श्वसन तंत्र। ठीक है, आज हम एक नया अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं जिसका नाम है मानव का श्वसन तंत्र। देखो, इससे पहले मनुष्य में पाए जाने वाले तंत्रों में हमने अध्यावरण तंत्र पढ़ा 21वां अध्याय, और 22वां अध्याय पढ़ा, उसमें हमने मानव का पाचन तंत्र पढ़ा। ठीक है, इसी में अगला अपने है मानव का श्वसन तंत्र, और उसके पश्चात मनुष्य के शरीर में जितने भी तंत्र पाए जाते हैं उन सब तंत्रों के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज देखो, हम मनुष्य के श्वसन तंत्र के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखो, श्वसन होता क्या है। श्वसन किसे कहते हैं? यदि मान लो हम सीधी परिभाषा बोले तो हम क्या बोलेंगे कि श्वास लेने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? श्वसन बोलते हैं। ठीक है, परंतु यदि हम सही रूप से कहें कि श्वसन की क्रिया क्या है, तो जीवधारियों के शरीर में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं का संचालन कौन करता है? ऊर्जा करता है। जीवधारियों के शरीर में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं का संचालन कौन करता है? ऊर्जा करता है। और ये ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है? जो हम खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। ठीक है, और उनका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, जिससे हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, इन खाद्य पदार्थों का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, और जब इनका ऑक्सीकरण होता है तो हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। अर्थात हम कह सकते हैं श्वसन एक क्या होती है? जैविक क्रिया। मतलब श्वसन क्या होती है? जैविक क्रिया। यदि मान लो आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि श्वसन जैविक क्रिया क्यों होती है, क्योंकि जीवधारियों को या जीवधारियों के शरीर में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। इस कारण से श्वसन क्या होती है? जैविक क्रिया होती है। अर्थात हमारे शरीर में O2 को ग्रहण करना, वह CO2 को बाहर निकालना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। तो आप लोग नोट करो कि श्वसन की कंप्लीट परिभाषा। जैसे यदि आप सीधा बोलो कि श्वसन किसे बोलेंगे, तो श्वास लेने की क्रिया को श्वसन बोलेंगे, परंतु अपने को शॉर्ट में नहीं लिखना है, पूरा विस्तार से लिखना है। ठीक है, इसलिए हेडिंग श्वसन, और उसके पश्चात नोट करो कि जीवधारियों के शरीर में होने वाली समस्त क्रियाएं, जीवधारियों के शरीर में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीवधारियों के शरीर में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये ऊर्जा खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। इस कारण से श्वसन एक जैविक क्रिया होती है। अर्थात O2 को शरीर के अंदर ग्रहण करना और CO2 को शरीर से बाहर निकालना की क्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। तो ये हो गई श्वसन की परिभाषा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोबारा सुन लेना एक साथ में कि जीवधारियों के शरीर में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा खाद्य पदार्थों के ग्रहण से या खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। अर्थात श्वसन एक जैविक क्रिया होती है। O2 को शरीर के अंदर ग्रहण करना और CO2 को शरीर से बाहर निकालना, ये क्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। तो ये तो क्या हो गई श्वसन की परिभाषा। अब देखो श्वसन के प्रकार कि श्वसन कितने प्रकार का होता है।
तो श्वसन के प्रकार, श्वसन के प्रकार। तो श्वसन मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। श्वसन मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? पहला तो होता है बाह्य श्वसन, और दूसरा कौन सा होता है? आंतरिक श्वसन। पहले श्वसन कौन सा कहलाता है? बाह्य श्वसन कहलाता है, और दूसरा श्वसन कौन सा कहलाता है? आंतरिक श्वसन कहलाता है। तो अब देखो नाम से परिभाषा बनती है, ठीक है? नाम से परिभाषा कैसे बनती है कि बाह्य श्वसन जो श्वसन बाहर हो रहा है, आंतरिक श्वसन जो अंदर हो रहा है। किसके बाहर और किसके अंदर? शरीर के बाहर और शरीर के अंदर। मतलब यदि श्वसन की क्रिया शरीर से बाहर संपन्न होती है, यदि श्वसन की क्रिया शरीर के अंदर ही संपन्न होती है, तो कैसे होती है? जैसे मान लो कि हम पहले पढ़ेंगे कि बाह्य श्वसन क्या होता है, ठीक है? तो बाह्य वातावरण से O2 को शरीर के अंदर ग्रहण करना और CO2 को बाहर निकालना की क्रिया क्या कहलाती है? बाह्य श्वसन, ठीक है? बाह्य श्वसन किसे कहेंगे? कि जीवधारी की कोशिकाओं द्वारा पर्यावरण से ऑक्सीजन मतलब O2 को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को बाहर निकालना क्या कहलाता है? बाह्य श्वसन। ये परिभाषा लिख लेना। बाह्य श्वसन किसे कहेंगे? कि जीवधारी द्वारा बाह्य वातावरण से O2 को शरीर के अंदर ग्रहण करना और CO2 को शरीर से बाहर निकालना बाह्य श्वसन कहलाता है। अब आंतरिक श्वसन क्या होता है? आंतरिक श्वसन का दूसरा नाम होता है आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन। तो देखो इसको कोशिकीय श्वसन क्यों बोलते हैं? क्योंकि आंतरिक श्वसन की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाली अनेक कोशिकाओं के द्वारा कौन सी क्रिया संपन्न होती है? आंतरिक श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। मतलब शरीर के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती है वो सब कोशिकाएं मिलकर आंतरिक श्वसन की क्रिया क्या करती है? संपन्न करती है। तो इसमें देखो परिभाषा लिखना आप लोग, प्राणियों द्वारा O2 का उपयोग तथा CO2 एवं ATP के उत्पादन की संबंधित प्रतिक्रियाएं क्या कहलाती है? आंतरिक श्वसन। यदि हम सरल भाषा में बोले कि जैसे O2 को हम ग्रहण कर लेते हैं और CO2 को बाहर छोड़ते हैं, O2 को ग्रहण करते हैं, O2 को ग्रहण करने के पश्चात में शरीर में जितनी भी क्रियाएं संपन्न होती हैं, ठीक है? ATP का निर्माण होता है, ठीक है? या जितने भी क्रियाएं संपन्न होती है जिसके अंदर ऑक्सीजन सहायक होती है, तो वो सब क्रियाएं या वो श्वसन क्या कहलाता है? आंतरिक श्वसन कहलाता है। अब देखो आंतरिक श्वसन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। आंतरिक श्वसन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है ऑक्सी श्वसन और दूसरा श्वसन होता है अनॉक्सी श्वसन, ठीक है? पहला तो है ऑक्सी श्वसन और दूसरा है अनॉक्सी श्वसन। देखो बिल्कुल सरल परिभाषा है। ऑक्सी श्वसन किसे बोलेंगे? कि यदि श्वसन की क्रिया O2 की उपस्थिति में संपन्न होती है, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में यदि श्वसन की क्रिया संपन्न होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सी श्वसन, ठीक है? ऑक्सी श्वसन किसको बोलेंगे? यदि श्वसन की क्रिया O2 की उपस्थिति में संपन्न होती है तो उसको हम ऑक्सी श्वसन बोलेंगे। और अनॉक्सी श्वसन किसको बोलेंगे? यदि श्वसन की क्रिया O2 की अनुपस्थिति, ठीक है, O2 की अनुपस्थिति में संपन्न होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनॉक्सी श्वसन बोलते हैं। तो देखो ये तो हो गया श्वसन और उसके प्रकार। एक बार दोबारा देखना कि श्वसन क्या होता है और उसके प्रकार कितने होते हैं। सबसे पहले देखो श्वसन की परिभाषा कि जीवधारी के शरीर में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है, अर्थात श्वसन एक जैविक क्रिया होती है, अर्थात O2 को शरीर के अंदर ग्रहण करना और CO2 को बाहर निकालने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? श्वसन बोलते हैं, ठीक है? उसके पश्चात अपने हैं श्वसन के प्रकार। तो श्वसन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला है बाह्य श्वसन और दूसरा है आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन बाह्य वातावरण से O2 को ग्रहण करना और CO2 को बाह्य वातावरण में छोड़ना क्या कहलाता है? बाह्य श्वसन कहलाता है। आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन O2 को ग्रहण करने के पश्चात
जैसे एटीपी के उत्पादन संबंधी अनेक प्रतिक्रियाएं होती है तो उसको हम आंतरिक श्वसन बोलते हैं। आंतरिक श्वसन दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है ऑक्सीश्वसन और दूसरा कौन सा होता है? अनॉक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन किसे बोलेंगे? वह श्वसन की क्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीश्वसन। और वह श्वसन की क्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होती है, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीश्वसन बोलेंगे। और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होती है उसको हम क्या बोलेंगे? अनॉक्सीश्वसन बोलेंगे। अब देखो अपने अगला टॉपिक। अब देखो श्वसन हो गया अपने टॉपिक। अब अपना टॉपिक है श्वसन तंत्र, ठीक है। श्वसन का टॉपिक है वो अपने कंप्लीट हो गया है। अब अपने टॉपिक कौन सा है? श्वसन तंत्र है, ठीक है। श्वसन तंत्र का मैंने यहाँ पे चित्र बना दिया है, नामांकन कर दिए हैं। अब अपने को समझना है कि श्वसन तंत्र होता क्या है, ठीक है। तो श्वसन तंत्र का निर्माण है वो किससे होता है? श्वसन अंग से, ठीक है। श्वसन तंत्र का निर्माण किससे होता है? श्वसन अंग से। मतलब विभिन्न श्वसन अंग मिलकर किसका निर्माण करते हैं? श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब देखो श्वसन तंत्र या श्वसन अंग क्या होते हैं? श्वसन अंग किसको बोलते हैं? कि वे अंग जो श्वसन की क्रिया में भाग लेते हैं या वे अंग जो श्वसन की क्रिया में सहायक होते हैं उन अंगों को हम क्या बोलते हैं? श्वसन अंग बोलते हैं। श्वसन अंग की परिभाषा समझ में आ गई होगी कि श्वसन अंग किसे बोलेंगे? वे अंग जो श्वसन की क्रिया में सहायक होते हैं उसको हम श्वसन अंग बोलते हैं। और अनेक श्वसन अंग मिलकर किसका निर्माण करते हैं? श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। अब देखो हम कौन कौन से श्वसन अंगों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है नासाद्वार, ठीक है। दूसरा है नासागुहा, ठीक है। उसके पश्चात तीसरा है नासा ग्रसनी गुहा, ठीक है। उसके बाद में है कंठी, उसके बाद में है श्वास नली, ठीक है। और उसके बाद में है श्वसनी और नेत्र। ये सब क्या होते हैं? श्वसन के अंदर सहायक होते हैं, ठीक है। ये सब अंग क्या होते हैं? श्वसन के अंदर सहायक है। मतलब ये सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं? श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो अपने को क्या करना है? सबसे पहले हेडिंग लगानी है श्वसन तंत्र, ठीक है। श्वसन तंत्र हेडिंग लगाने के पश्चात ये चित्र बनाना है। चित्र को देखो एक बार आप लोग चित्र को समझ लेना कि ये चित्र मैंने कंठ से प्रारंभ किया है और फेफड़े तक, मतलब इसका ऊपर का भाग जैसे यदि हम बनाएंगे तो इस प्रकार से, ठीक है। ये क्या होगा? सबसे बाहर का भाग नासा छिद्र, ये हो जाएगा नासा गुहा और ये आ जाएंगे कंठ, ठीक है। और इधर गुहा नीचे आ जाएगा जो हमने पाचन के अंदर पढ़ी है, ठीक है। मतलब इसके अंदर कौन कौन से अंग सहायक होते हैं? नासा गुहा, नासा छिद्र, काइंट्री, श्वसनली, यहाँ पे ग्रसनी, ठीक है, और फेफड़े। अब देखो होता क्या है कि ये अंग किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो सबसे पहले देखो श्वसन के अंदर सहायक अंगों में नासाद्वार मनुष्य में कितने जोड़ी नासाद्वार पाए जाते हैं? तो एक जोड़ी, ठीक है। मनुष्य में कितनी जोड़ी नासाद्वार छिद्र पाए जाते हैं? यदि आपको ये पूछे कि कितने नाक पाए जाते हैं तो नाक एक पाया जाता है, ठीक है। परंतु उसके अंदर छिद्र कितने पाए जाते हैं? एक जोड़ी पाए जाते हैं, ठीक है। छिद्र कितने पाए जाते हैं? एक जोड़ी पाए जाते हैं, मतलब दो छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो ये किस काम सहायक होते हैं? जैसे हम श्वास लेते हैं, ठीक है, तो श्वास किससे लेंगे? नासा से। तो इन छिद्रों के द्वारा वायु शरीर के अंदर प्रवेश करेगी।
O2 शरीर के अंदर प्रवेश करेगी। उसके पश्चात नासा गुहा, ये क्या कहलाता है? नासा गुहा, मतलब ये बाहर का तो छिद्र और ये पूरा, ये क्या कहलाता है? नासा गुहा कहलाता है। अब नासा गुहा होती है, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? अनेक रोम पाए जाते हैं, रोम या बाल, ठीक है। नासा गुहा में क्या पाए जाते हैं? अनेक रोम पाए जाते हैं या बाल पाए जाते हैं। अब इनका काम क्या होता है? जैसे हमारे शरीर पर विभिन्न स्थानों पर बाल पाए जाते हैं, ठीक है। अधिकांशतः उनका मुख्य रूप से हम ये नहीं कह सकते कोई कार्य होता है। यदि सर के बाल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। परंतु नासा गुहा के अंदर यदि मान लो बाल नहीं है या रोम नहीं पाए जाते तो वो क्या है कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है या हानिकारक है। क्यों है? क्योंकि मान लो कि जैसे ही वायु वातावरण से मान लो कि O2 है वो नाक के अंदर प्रवेश करती है, नासा गुहा में प्रवेश करती है, तो वायु वातावरण में अनेक अशुद्धियां पाई जाती है। तो ये अशुद्धियां क्या करती है? नाक के अंदर इस O2 के साथ में प्रवेश कर जाती है और O2 के साथ में प्रवेश करती है तो ये रोम क्या करते हैं? उन अशुद्धियों को रोक लेते हैं। रोम क्या करते हैं? उन अशुद्धियों को रोक लेते हैं और O2 शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि रोम किस में सहायक होते हैं? शरीर के अंदर जो वायु के साथ में अशुद्धियां प्रवेश करती है उनको रोकने में सहायक कौन होते हैं? रोम होते हैं। यदि आपको ये कहा जाए जैसे हम मुख से भी श्वास ले सकते हैं और नाक से भी श्वास ले सकते हैं, ठीक है, परंतु श्वास किससे लेना चाहिए? हमें नाक से लेना चाहिए, मुख से नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि यदि मान लो हम मुख से श्वास ले रहे हैं तो मुख के अंदर कोई रोम नहीं है, तो जो भी अशुद्धियां है वो शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएगी। और यदि हम श्वास किससे लेंगे? नाक से श्वास लेंगे, तो जो नाक के अंदर अशुद्धियां पाई जाती हैं वो क्या करती है? जो रोम पाए जाते हैं वो अशुद्धियों को रोक लेते हैं। तो देखो ये तो हो गया नासा द्वार, O2 शरीर के अंदर प्रवेश करती है। नासा गुहा के अंदर क्या पाए जाते हैं? रोम पाए जाते हैं जो अशुद्धियों को रोकने का कार्य करते हैं। नासा ग्रसनी गुहा, ग्रसनी हमने पाचन में पढ़ा था, जो श्वसन एवं पाचन दोनों में सहायक होती है। मतलब इसका ऊपर का भाग कहाँ पे खुलता है? नासा गुहा में, और नीचे का भाग कहाँ पे खुलता है? मुख गुहा में खुलता है, ठीक है। उसके पश्चात कंठ, जानते हो आप लोग ये कंठ जो स्वर निकालते हैं या ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ठीक है, ये भी क्या होते हैं कि श्वसन में सहायक होते हैं। जैसे मान लो कि किसी भी प्रकार की असुविधा उत्पन्न हो जाती है, आपको सर्दी जुकाम हो जाती है, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि श्वास लेने में कठिनाई होती है या फिर आवाज में परिवर्तन हो जाता है। उसके पश्चात है श्वास नली, जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाग होता है श्वास नली। ये बात इसमें देखो सी आकार ऐसे, जैसे ये सी है ना, इस प्रकार के छल्ले पाए जाते हैं। यदि आपको ये पूछे कि ये क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि यदि मान लो ये नहीं पाए जाएंगे तो ये श्वास नली क्या होती है? आपस में चिपक जाती है, और यदि मान लो ये यहाँ से चिपक जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना हो जाती है। क्यों? क्योंकि मान लो श्वास नली चिपक जाएगी तो अंदर वाली वायु है वो बाहर नहीं निकलेगी और बाहर से अंदर नहीं जाएगी, जिससे क्या है? व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो इसके अंदर क्या होती है? इस प्रकार सी के समान अनेक संरचनाएं पाई जाती है। ये क्या करती है? इसको संकुचित या चिपकने से रोकती है। ये हो गई कौन सी? श्वास नली। श्वसनी, ये क्या होते हैं? अनेक नलिकाएं पाई जाती है, जैसे इसके अंदर अनेक नलिकाएं। और फेफड़े, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन सा होता है? यदि ये प्रश्न पूछा जाता है तो उसके अंदर आपको जवाब क्या लिखना है? फेफड़े, ठीक है। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन सा होता है तो उसके अंदर आपको जवाब क्या लिखना है? फेफड़े। मनुष्य में कितने जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं? तो 2 जोड़ी फेफड़े, 1 जोड़ी फेफड़े, सॉरी, मनुष्य में 2 फेफड़े पाए जाते हैं और कितने जोड़ी होते हैं? 1 जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं। जैसे एक फेफड़ा ये होता है और एक फेफड़ा ये होता है। इन फेफड़ों में क्या होता है कि जैसे ये अनेक नलिकाएं पाई जाती है, इसको श्वसन नलिकाएं बोलते हैं, और इनका जो आगे का भाग होता है वो क्या कहलाता है? कूपिकाएं। कूपिकाएं किसमें सहायक होती है? यीशु के विनिमय में। देखो कूपिकाएं ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है कि कूपिकाओं का कार्य क्या होता है? तो यीशु के विनिमय, यीशु के विनिमय का कार्य कौन करता है? कूपिकाएं करती है। विनिमय का मतलब
जैसे O2 को शरीर के अंदर छोड़ना और शरीर से CO2 को ग्रहण करना, ये कार्य कौन करती है? कोशिकाएं करती है। तो ये होते हैं मनुष्य के प्रमुख श्वसन अंग, जिनके बारे में हमने पढ़ लिया है। दोबारा सुन लेना, जैसे नासा द्वार, नासा छिद्र O2 को ग्रहण करता है। नासा गुहा में रोग पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? वायु को शुद्ध करते हैं। और ग्रसनी श्वसन एवं पाचन दोनों में सहायक होती है। ये कंटी, जो ये संरचना ढक्कन के समान एक संरचना पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? कंठ बोलते हैं। श्वास नली, ये एक लंबी संरचना जिसमें सी आकार के अनेक फलों के समान संरचना पाई जाती है। उसके पश्चात श्वसनी, जो श्वसन नलिकाएं पाई जाती है अनेक, और फेफड़े, ये फेफड़े। अब देखो ये क्रिया कैसे करते हैं, कैसे क्रिया करते हैं कि जैसे ही मान लो नासा छिद्र है, वहां से क्या होता है? O2 अंदर प्रवेश करती है। O2 अंदर प्रवेश करती है तो इस नासा गुहा में ये O2 क्या हो जाती है? शुद्ध, मतलब जो भी अशुद्धि है वो यहाँ पे रुक जाती है और O2 क्या आती है? इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, O2 यहाँ पे आएगी, इधर चली जाएगी और इधर चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे O2 आने के बाद में देखो यहाँ पे ये क्या है? कोशिकाएं। ये क्या है? कोशिकाएं। ये कोशिकाएं क्या करेगी? O2 को शरीर के अंदर छोड़ देगी। ठीक है, और CO2 को क्या कर लेगी? ग्रहण कर लेगी। ठीक है, जिससे क्या होगा? ये सूखा विनिमय हो जाएगा। तो ये अपने टॉपिक कौन सा था? मनुष्य का श्वसन तंत्र का चित्र, और उसके पश्चात ये श्वसन तंत्र का वर्णन, जैसे विभिन्न श्वसन अंग है उनके बारे में हमने पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे कि मनुष्य के श्वसन की क्रियाविधि के बारे में। देखो, मानव श्वसन की क्रियाविधि। मानव श्वसन, जैसे श्वसन होता क्या है? मानव श्वसन तंत्र क्या होता है? ये हमने पढ़ लिया कि ये मानव श्वसन तंत्र होता है। अब मनुष्य का श्वसन तंत्र होता है, उसकी क्रियाविधि, मतलब किस प्रकार से वो कार्य करता है। ठीक है, तो मनुष्य का श्वसन तंत्र है वो 2 चरणों में पूर्ण होता है, या क्रियाविधि है वो कितने चरणों में होती है? 2 चरणों में होती है। ठीक है, मनुष्य के श्वसन की क्रियाविधि है वो कितने चरणों में पूर्ण होती है? 2 चरणों के अंदर पूर्ण होती है, जिसमें सबसे पहला कौन सा है? निःश्वसन। ठीक है, पहला चरण हम पढ़ेंगे निःश्वसन, और दूसरा चरण हम कौन सा पढ़ेंगे? उत्सर्जन। दूसरा चरण हम कौन सा पढ़ेंगे? उत्सर्जन। देखो, मनुष्य के श्वसन की क्रियाविधि है वो कितने चरणों में पूर्ण होती है? 2 चरणों के अंदर पूर्ण होती है। पहला कौन सा होता है? निःश्वसन होता है, और दूसरा कौन सा होता है? उत्सर्जन। यदि हम मान लो कि सीधी परिभाषा बोले कि श्वास को अंदर ग्रहण करना क्या कहलाता है? निःश्वसन कहलाता है, और श्वास को बाहर छोड़ना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। मतलब जैसे मान लो कि हम श्वास को अंदर ग्रहण कर रहे हैं या फिर श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं, तो श्वास को अंदर ग्रहण करना निःश्वसन और बाहर छोड़ना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। अब जब ये क्रियाएं होती है तो इस श्वसन तंत्र में क्या क्या परिवर्तन होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले है निःश्वसन। निःश्वसन क्या होता है? सबसे पहले परिभाषा कि श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करना क्या कहलाता है? निःश्वसन कहलाता है। अब देखो, निःश्वसन की क्रिया, जैसे हम श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं, ठीक है, तो उस क्रिया में क्या किस प्रकार से हमारे शरीर में या श्वसन तंत्र उसमें परिवर्तन होता है। तो जब श्वास को ग्रहण करते हैं तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब जैसे हम श्वास को अंदर ग्रहण करेंगे तो वक्ष गुहा का आयतन क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब क्या होता है? वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाएगा तो यहाँ पे क्या पाई जाती है? पसलियां पाई जाती है। जगह ना 5 लिया क्या माने? अरे 5 लिया तो क्या पाई जाती है? पसलियां पाई जाती है। अब जैसे ये पसलियां, यदि आप या प्रैक्टिस भी करो कि हम श्वास को अंदर ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, तो ये पसलियां हैं, ये क्या होगी? बाहर की तरफ निकलेगी। ठीक है, तो पसलियां बाहर की तरफ आ जाएगी। जैसे ही हम श्वास को बाहर छोड़ेंगे तो ये पसलियां क्या हो जाएगी? अंदर की तरफ चली जाएगी। ठीक है, उसका कारण क्या है?
कि जैसे ये मान लो कि श्वास अंदर ग्रहण कर रहे हैं तो पसलियां बाहर की तरफ आ रही है, वक्ष गुहा क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो जब हम श्वास अंदर ग्रहण करते हैं तो वक्ष गुहा का आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण पसलियां क्या होती है, बाहर की तरफ निकलती है। अब जैसे ही मान लो कि वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है, पसलियां बाहर की तरफ निकलती है, तो जैसे मान लो कि ये तो बाह्य वातावरण है, ये शरीर है, तो यहाँ पे O2 का आयतन, यहाँ पे O2 की मात्रा कम हो जाती है और बाह्य वातावरण में क्या होती है, अधिक होती है। तो ये हमें पता है कि चाहे गैसों का विनिमय है, जल का, तरल पदार्थ का, जहां पे मात्रा कम होती है वो उधर ही क्या करता है, गमन करता है। ठीक है, इसलिए O2 किसकी तरफ आएगी, इनकी तरफ आएगी। बाह्य वातावरण में O2 की मात्रा बढ़ जाएगी, शरीर के अंदर O2 की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो O2 शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएगा। समझ में आ गया होगा। निःश्वासन किसको बोलते हैं कि श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करना क्या कहलाता है, निःश्वासन कहलाता है। जब हम श्वास शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, जिसके कारण पसलियां ऊपर की तरफ निकलती है, अर्थात शरीर के अंदर O2 की मात्रा कम हो जाती है और वायुमंडल में ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण O2 किसके अंदर प्रवेश करती है, शरीर के अंदर प्रवेश करती है। यदि मान लो आपको ये पूछा जाए कि श्वसन मार्ग कौन कौन सा होता है या श्वसन मार्ग किस प्रकार का होता है, तो निःश्वासन में श्वसन मार्ग क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, नासा द्वार। ठीक है, जो सबसे बाहर वाली संरचना है नासा द्वार, उसके पश्चात क्या होगा, नासा गुहा। वायु कहां पे सबसे पहले नासा द्वार से प्रवेश करेगी, उसके पश्चात कहां जाएगी, नासा गुहा में, उसके पश्चात कहां पे जाएगी, ग्रसनी के अंदर जाएगी, उसके पश्चात घाटी, जिसको घाटी बोलते हैं ना, जैसे आपस में झगड़ा करते हैं तो अपने बोलते हैं अपनी भाषा में कि घाटी में सर्दुल आ रहे, तो ये क्या होती है, घाटी। ठीक है, उसके पश्चात कहां पे जाएगी, श्वास नली के अंदर। ठीक है, श्वास नली के अंदर प्रवेश कर जाएगी, जहां से फेफड़े और उसके पश्चात श्वास कुपिका है। ये क्या है, श्वसन पथ है। जब वायु शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो इस प्रकार से मार्ग से होते हुए कुपिकाओं तक पहुंचती है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निःश्वासन में या निःश्वासन की क्रिया उसके अंदर श्वसन पथ किस प्रकार से होता है, तो आपको ये एक लाइन लिख के आनी है। ठीक है, समझ में आ गया होगा निःश्वासन। दोबारा देख लेना, एक बार दोबारा सुन लेना, कॉपी में नोट कर लेना। निःश्वासन शरीर के अंदर वायु को अंदर ग्रहण करना या शरीर के अंदर वायु को ग्रहण करना निःश्वासन कहलाता है। जब हम शरीर के अंदर ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, जिसके कारण पसलियां ऊपर की ओर निकल जाती है, जिससे बाह्य वातावरण से शरीर के अंदर वायु की मात्रा कम हो जाती है, जिससे वायु क्या होती है, शरीर के अंदर प्रवेश करती है। ठीक है, ये होती है निःश्वासन की क्रिया। किस प्रकार से होती है, नासा द्वार, नासा गुहा, रश्मि, घाटी, श्वसन, फेफड़े और श्वसन कुपिका, इनसे होते हुए पहुंचती है। उसके पश्चात दूसरा है चरण है उच्चास श्वसन। उच्चासन किसको बोलेंगे कि शरीर के अंदर से CO2 को बाहर निकालना। ठीक है, या वायु को शरीर के अंदर से बाहर निकालना, तो बाहर हम CO2 को निकालेंगे, तो CO2 को शरीर के अंदर से O2 को ग्रहण करेंगे और CO2 को बाहर निकालेंगे, तो शरीर से के अंदर से वायु को बाहर निकालना या CO2 को बाहर निकालना क्या कहलाता है, उच्चासन कहलाता है। इस क्रिया में क्या परिवर्तन होता है कि जैसे ही उच्चासन की क्रिया होगी, वायु को हम बाहर निकालेंगे तो वक्ष गुहा का आयतन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वक्ष गुहा का आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाएगा तो जो ये पसलियां पाई जाती है ये वापस से अपने स्थान पर चली जाएगी। ठीक है, और अपने स्थान पर जाएगी जैसे ही क्या होगा, O2 शरीर के अंदर से बाहर की तरफ निकल जाएगी। तो ये था अपने श्वसन की क्रिया विधि। ठीक है, आज का अपना टॉपिक क्या रहा कि मानव के अंदर श्वसन है वो किस प्रकार से होता है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि श्वसन क्या होता है, उसके पश्चात हमने पढ़ा श्वसन तंत्र क्या होता है, और उसके पश्चात हमने पढ़ा कि श्वसन की क्रियाविधि क्या होती है। इस अध्याय में और भी टॉपिक है जो अगले वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो जाए देखते रहें और इनका लाभ उठाएं, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि सिलेबस बहुत अधिक बड़ा है
इसलिए यदि मान लो स्कूलें देरी से खुलती है तो पूरा सिलेबस नहीं होगा। इसलिए आप लोग अभी से ही अपना सिलेबस है वो प्रारंभ कर दें और जितने भी वीडियो हैं उनको नियमित रूप से देखें। और किसी भी प्रकार की मान लो समस्या आती है, आपके कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप लोग कमेंट करें और हमसे पूछ लें। धन्यवाद।